हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियांशु तिवारी। मैं प्रियांशु तिवारी। पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो जैसे पता चलता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो ये एक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पेपर के लिए ये चीज़ आती है। इसके अलावा संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संवैधानिक संशोधन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो संवैधानिक संशोधन के बारे में जो डिस्कशन रहेगा, अगर इसके बारे में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कुछ संवैधानिक प्रावधान, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो किस भाग में इसे शामिल किया गया, तो भाग 20 में इसे शामिल किया गया, पार्ट 20 में इसे इंक्लूड किया गया और आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत है। यानी संवैधानिक संशोधन के बारे में बात किया गया आर्टिकल 368 के अंतर्गत। वहीं अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कैसा है? मिश्रित संविधान है। अब मिश्रित संविधान का मतलब क्या होता है? मिश्रित संविधान का मतलब होता है ना ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा? मिश्रित है। तो जैसे बोला जाता है लचीला संविधान कहाँ का है? लचीला संविधान है जैसे ब्रिटेन का। और कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। तो हमने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन वाले चीज को हमने अपनाया। वहीं अगर बात किया जाए तो संवैधानिक संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे पहला बोला जाता है साधारण बहुमत। ये जो साधारण बहुमत द्वारा होता है, लेकिन इसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो आर्टिकल 368 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो केवल दो वाले होते हैं, विशेष बहुमत वाले होते हैं। देख, साधारण बहुमत द्वारा जो होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है। साधारण बहुमत द्वारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है। और वहीं अगर बात किया जाए तो विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा में क्या रहता है? विशेष बहुमत इट मीन्स कि दोनों सदन है, दोनों सदन का 2/3 मेजोरिटी के आधार पर वो बिल जो है वो पास होगा। मतलब दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा होता है और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में उसका 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास होना जरूरी है और राज्यसभा में उसका 2/3 से उसका मेजोरिटी से बिल पास होना जरूरी। तो इसे आप बोलोगे विशेष बहुमत द्वारा। और वहीं तीसरा आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, कि कोई कोई संविधान संशोधन ऐसा होता है जो संघीय व्यवस्था से संबंधित होता है, जो फेडरल सिस्टम से संबंधित होता है। मतलब वहां पे केंद्र और राज्य दोनों ही क्या होते हैं? वहां पे केंद्र और राज्य दोनों के ही संबंधित विषय रहते हैं, जिसके कारण वहां पे आधे राज्यों की भी सहमति लेनी आवश्यक है। तो वहां पे क्या होता है? विशेष बहुमत द्वारा तो आपको पास करवाना रहता है, लेकिन साथ में आधे राज्यों की सहमति, वहां पे साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे साधारण बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसमें जैसे कोई राज्य का निर्माण करना है, कोई राज्य का गठन करना है, और ये हो सकता है किसी की सीमा में परिवर्तन करना है या कि राज्य विधान परिषद का गठन करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी राज्य विधान परिषद का गठन करना है तो वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा? साधारण संशोधन के अंतर्गत आएगा कि विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति। वहीं अगर बात की जाए तो विशेष बहुमत द्वारा, तो विशेष बहुमत द्वारा में अधिकांशतः जो चीजों को लिए जाते हैं, एक तो फंडामेंटल राइट एंड दूसरा होता है डीपीएसपी। तो विशेष बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसमें एक तो मौलिक अधिकार और दूसरा होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दो चीजों को हम लेते हैं। तीसरा आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का। अब इसमें जो अधिकांशक रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गए, बिकॉज ऑफ राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट है, भाई संघ के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड राज्यों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर राष्ट्रपति से संबंधित हो गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित हो गए कि उनकी पावर्स में कमी करना है, उनकी पावर में बढ़ाना है ना, या कि एनजेसी, इस तरीके से कोई भी अगर आ गया इशू तो वहां पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए रहेगी। या कि राज्यसभा में कुछ अगर परिवर्तन करना है, या कि राज्य सूची से संबंधित अनुसूची जो 7 है, शेड्यूल 7, अगर उससे संबंधित कोई अगर विषय में परिवर्तन करना है तो वो सारी चीजें भी आ जाएगी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अंतर्गत। तो इस तरीके से तीनों में हम डिवाइड कर लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो हम अपने संविधान जो संशोधन किया उसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए। जो पहला तरीका होता है एक तो पारंपरिक होता है, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, जो चला आ रहा है बहुत लंबे समय से। जो दूसरा है इंपॉर्टेंट,
बिकॉज ऑफ इतने सारे संविधान संशोधन, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा, इस चीज के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट वाले उसे हम सेगमेंट को अलग रखते। तीसरा होता है करंट के बेस्ड पर, कि जो अभी अभी संविधान संशोधन हुए उन्हें भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के हम संविधान संशोधन को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वही पेपर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, तो उसी चीज को हम पहले कवर करते हैं। तो जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, इसमें आता है पहला संवैधानिक संशोधन, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1951, 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ है उसके बारे में जानना जरूरी। अब देखिए इसके पीछे स्टोरी है। इसके पीछे स्टोरी कैसा है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, तो देश आज़ाद होने के टाइम पे उनको चाहिए था लैंड रिफॉर्म करना, भूमि सुधार करना, बिकॉज ऑफ भूमि सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और चूंकि फंडामेंटल राइट भी था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा एक राइट भी था, कि मतलब अगर संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है और किसी व्यक्ति के अगर संपत्ति को अगर हम ले रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, बिकॉज ऑफ ये फंडामेंटल राइट है। तो अब ऐसा हुआ कि जब हमने भूमि सुधार करना शुरू किया, जब लैंड रिफॉर्म करना शुरू किया, तो वहां पे ये बात आई कि लोग कहाँ जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। तो इसलिए पहला संविधान संशोधन किया गया। तो पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 को इंक्लूड किया गया। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अनुसूची 9 जो है, शेड्यूल जो 9 है, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा इंक्लूड किया गया था। तो अनुसूची 9 एक तरीके से पहला संविधान संशोधन, और अनुसूची 9 में ये बोला गया कि जो भी चीज को अनुसूची 9 में अगर डाल दिया जाएगा तो उसका किसी भी तरीके से न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू से परे हो जाएगा। मतलब वहां पे न्यायपालिका एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जो भी विवादित विषय होते थे, जो भी संपत्ति से संबंधित या कि ऐसे इशू होते थे, वो सब चीजों को कहाँ डाल दिया जाता था, अनुसूची 9 में डाल दिया जाता था। तो जैसे भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा, ये भूमि सुधार को, जो लैंड रिफॉर्म था और जो न्यायिक समीक्षा, ये दोनों को किस में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची में डाल करके बोल दिया कि भाई ये न्यायिक समीक्षा से क्या है, परे है। इसके अलावा आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 31 जो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, कि संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो इसमें 31A और 31B को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। 31A क्या था कि संपत्ति का जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, उसका कानून के माध्यम से क्या करना है, अधिग्रहण करना, उसे एक्वायर करना, किसके माध्यम से, कानून के माध्यम से। और 31B जो बोलता है कुछ DPSP, कुछ डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स थे, कुछ जो नीति निर्देशक तत्व थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दे करके 30B में रख दिया गया है। तो इस तरीके से 31A और 31B दोनों चीज़ को इंक्लूड कहाँ किया गया था, पहला संविधान संशोधन में। वहीं 19(1)A, अब 19(1)A क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा आर्टिकल 19(1) है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब मेरे पास अधिकार है क्या है कि मैं खुद को क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, खुद मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरा मन है अपने आप को एक्सप्रेस करने का कार्टून के माध्यम से, देन मैं कार्टून के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वहीं अगर मेरा मन है कुछ ना बोलने का, तो ये भी मेरा अधिकार है। तो 19(1)A क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको बोलने की आज़ादी दे दी गई तो उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगेगा, उसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, और रिस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाया गया पहले संविधान संशोधन में, यानी 3 आधार और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए। तो दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि कौन कौन से आधार थे जो 19(1)A में इंक्लूड किए गए पहले संविधान संशोधन। तो एक बोला गया लोक आदेश, मतलब पब्लिक ऑर्डर के आधार पर आपके बोलने की आज़ादी को छीना जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर। दूसरा बोला जा रहा है कि अपराध के उकसाने पर, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को मतलब क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उकसा रहा है कि भैया ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, तो वो भी क्या है, वहां पे भी 19(1)A का वायलेशन होता है। और तीसरा बोलता है कि मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब कोई देश है और किसी देश के साथ, यानी कोई विदेशी देश है और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है, बहुत हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, और अगर वहाँ पे कुछ बोला जाता है तो फ्रेंडली रिलेशन क्या होता है, थोड़ा इफेक्ट होते हैं, और जब फ्रेंडली रिलेशन इफेक्ट होते हैं तो भाई आपके बोलने की आज़ादी को तो रोका जाएगा। जैसे अगर अभी बात किया है तो अमेरिका के साथ क्या है, हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, मित्रवत संबंध है, और अगर उसमें ऐसा हो जाए कि अगर मैं कुछ बोलूँ एंड देन उसके साथ रिलेशन इफेक्ट हो, तो एक तरीके से मेरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे वायलेट किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये 3 आधारों को
फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, लोकादेश, अपराध और मैत्रीपूर्ण संबंध। तो इस तरीके से पहला संविधान संशोधन की बात की गई है। तो पहला संविधान संशोधन किसकी बात कर रहा है? नॉर्मली संपत्ति से रिलेटेड बात कर रहा है, जो राइट टू प्रॉपर्टी और न्यायिक समीक्षा, ये दोनों चीजों को इंक्लूड कर रहा है। वहीं अगर दूसरा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956। अब 1956 वाला टाइम यहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ यहीं पे क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का इस्टेब्लिश किया गया था, एक अधिनियम लेकर के आया गया था। मतलब बहुत सारे विवाद चल रहे थे बिकॉज ऑफ दिल्ली में जिस तरीके से साउथ में एक भाषा को लेकर के आंदोलन चल रहा था कि तेलुगु और तमिल के बीच में जिस तरीके से विवाद था, तो इससे पहले बहुत सारी कमेटीज का गठन किया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जो है एक तरीके से आपका इस अधिनियम के बाद लाया गया 1956 के बाद। तो इसमें जो इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी। उस समय पहले ABCD के आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था, लेकिन ABCD के आधार पर राज्यों के गठन को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद क्या किया गया, 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज को उस समय पे इंक्लूड किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहां से आया था? ये आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 से इसको इंक्लूड किया गया था। वहीं अगर एक और बात की जाए तो संयुक्त उच्च न्यायालय, संयुक्त उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर दिया जाए, एक जॉइंट हाईकोर्ट का गठन कर दिया जाए। तो इससे पहले क्या हो रहा था, अब चूंकि राज्य पहले कम थे, पहले ABCD के आधार पर विभाजित किया गया था। अब ऐसा हुआ कि भाई राज्यों को ज़्यादा हो गए, 14 राज्य हो गए, 6 यूनियन टेरिटरीज हो गए, तो अभी हाई कोर्ट का गठन हम सबके लिए नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क्या कर दिया गया, संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय की बात कर दी गई कि जो 2 या 2 से अधिक राज्य वहां पे जॉइंट हाई कोर्ट का गठन कर दिया जाए। वहीं जो 2nd और 7th अनुसूची में संशोधन किया गया, जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो संशोधन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अब 7वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में बात करती है कि भाई केंद्र के पास कितने विषय होंगे एंड राज्य के पास कितने विषय होंगे, कि कौन सी जो सूची वो केंद्र में है, कौन सी सूची राज्य में और कौन सी सूची समवर्ती सूची है। मतलब जो केंद्र सूची रहेगी, जो संघ सूची रहेगी उसमें केंद्र को अधिकार रहेगा कानून बनाने का, राज्य सूची उसमें राज्य को अधिकार रहेगा कानून बनाने का, समवर्ती सूची वहां पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार रहेगा। तो इस तरीके की जो 7वीं अनुसूची है उसमें भी संशोधन किया गया है, मतलब समवर्ती सूची में क्या कर दिया, थोड़ा ज्यादा वहां पे विषय को रख दिया गया। तो इस तरीके से 7वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960, ये महत्वपूर्ण आ जाता है बिकॉज ऑफ बेरू जो हमारा आता है बेरूवारी मामला। अब बेरूवारी मामला क्या था, बेरूवारी मामला था क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विभाजन को लेकर के एक इशू आ गया था। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या बात किया गया, आर्टिकल 3 में बात किया गया कि संसद के पास अधिकार है कि भाई किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकती है, वो भारत का क्षेत्र बना सकती। मतलब ऐसे बोला गया है कि भाई भारत के अंतर्गत कौन कौन से जो संघ वाला क्षेत्र, जो राज्य वाला क्षेत्र और जो केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित करती, किसी समय एक्वायर करती। लेकिन इसमें ये वाला प्रावधान नहीं था कि भारत सरकार अपने जो संसद है वो अपने क्षेत्र को किसी दूसरे को दे सकती है। तो इस तरीके का तो कोई प्रावधान नहीं था। और बेरूवारी जो था, जो एरिया था वो हमारे क्षेत्र में था। तो अब ऐसा बोला गया कि अब उसे पाकिस्तान को देना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए एक बार फिर से संविधान संशोधन की बात की गई कि भाई संविधान संशोधन होगा उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपने एरिया को किसी दूसरे देश को दे सकते हो, इसके अलावा आप नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 3 बात करता है, किसकी बात करता है, बात करता है बेरूवारी मामला की। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है कि बेरूवारी मामला किससे संबंधित है, क्वेश्चन बनेगा। तो बेरूवारी मामला था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आर्टिकल 3 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आर्टिकल 3 के तहत भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे को दे सकती, तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है। इसके बाद जो आता है 24वां संविधान संशोधन। अब देखिए 24वां संविधान संशोधन किसके बारे में बात करता है, ये एक और इंपॉर्टेंट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा 24वां ये जो संविधान संशोधन ये किस तरीके का संविधान संशोधन है, ये विशेष बहुमत वाला संविधान संशोधन है कि साधारण बहुमत वाला है कि विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति वाला है। तो ये वाला जो संविधान संशोधन है ये कौन सा है, विशेष बहुमत वाला है। बिकॉज ऑफ इसमें अगर आप देख रहे हो तो आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 13 बात करता है फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 368 किसकी बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है।
लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट के बारे में। और जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी वाला जो मैटर है वो किसके अंतर्गत इंक्लूड होता है, वो विशेष बहुमत के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो 24वां संविधान संशोधन किया गया है, तो आर्टिकल 13 जिसके अंतर्गत क्या बात की गई, विधि के बारे में बात की है, कानून के बारे में बात की गई, और साथ में ये बात किया गया न्यायिक पुनर्विचार के बारे में बात किया, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की। तो इसमें संशोधन किया गया और आर्टिकल 368 में संशोधन करके ये बोला गया कि भैया अब क्या है, अब जो संसद है, संसद के पास बहुत ज्यादा अधिकार हो गए, पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा राइट हो गए कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती, समाप्त कर सकती, किसी भी फंडामेंटल राइट को संशोधन कर सकती, या कि किसी भी फंडामेंटल राइट को कम कर सकती। अब पार्लियामेंट के पास इस तरीके के अधिकार हो गए। तो 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दिया गया। और जो इंपॉर्टेंट रहता है कि एक क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है कि नहीं है। तो 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको इंक्लूड किया कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो वहां पे राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। मतलब अब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही क्या किया जाएगा, 24वां संविधान संशोधन किया जाएगा। हालांकि इसको बाद में अमेंड कर दिया गया था और फिर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं थी, जिसमें इसमें पूर्व अनुमति थी, फिर बाद में पूर्व अनुमति के लिए आवश्यक नहीं किया गया था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन तक इसको ऐड किया गया था। फिर इसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए बिल्कुल एक लाइन से चला आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी से ही संबंधित। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अलग बात बोल रही है एंड देन फिर उसके बाद पार्लियामेंट उसके ऊपर अपना एक अलग अमेंडमेंट कर रही है। तो जैसे 25वां संविधान संशोधन ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे अब डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 39B और 39C भी क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि 39B बोलता है कि जो देश में उपलब्ध संसाधन है, जो भी देश में उपलब्ध रिसोर्सेस है, उनका क्या किया जाए, उनका न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। मतलब सभी व्यक्तियों को बराबर बराबर उसको क्या कर दिया जाए, भागों में डिवाइड कर दिया जाए। और 39C बोलता है जो भी देश में उपलब्ध संसाधन है उनका अहितकारी हाथों में संकेंद्रण से रोक किया जाए, कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई ऐसे हाथों में चले जाए जो उसका क्या करे, मिसयूज कर ले। बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ अभी जो 2021 के डेटा के अनुसार ही हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस हैं वो 1% जो जनता है उनके पास 33% रिसोर्सेस अवेलेबल। मतलब देश के 33% रिसोर्सेस केवल 1% जनता के पास। तो मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन तो हुआ है रिसोर्सेस का, यानी इस एक्ट के बावजूद भी, यानी इतनी प्रयास के बावजूद भी सेंट्रलाइजेशन तो हुआ है और सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए तो 39B और 39C को प्रभावी करने के लिए आर्टिकल 31 का क्या किया गया था, थोड़ा सा उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट किया गया था। तो इसमें बोला गया था कि जब भी ये बोला गया था कि जब भी डीपीएसपी को ये 39 और 39B और 39C को जब भी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं दे पाएगी, इस आधार पर वहां पे हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आर्टिकल 14 किसका, विधि का शासन के अंतर्गत इसका उल्लंघन है। आर्टिकल 19 मतलब स्वतंत्रता के अधिकार का वायलेशन है, कि आर्टिकल 31 की राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। तो इस आधार पर क्या किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके बारे में बात करता है। फिर इसके बाद बात करता है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। अब चूंकि ये समय ऐसा है जब आपातकाल आ गए हैं और आपातकाल के लिए जो इमरजेंसी आ गई उसके लिए अलग अलग अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है, और जब अमेंडमेंट करने के लिए आवश्यकता पड़ रही है तो कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और जैसे किया गया है कि जैसे आपातकाल की घोषणा गैरवादी युग, मतलब गैरवादी युग मतलब कि अगर सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ क्या है, अमेंडमेंट के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरा बोला गया कि अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हो गए, राज्यपाल के द्वारा हो गए, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों के द्वारा हो गए, तो इनके द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है वो भी क्या हो जाएगा, गैरवादी योग्य हो जाएगा। मतलब वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट या कि हाई कोर्ट किसी भी तरीके से क्या कर सकती है, वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। और साथ में ये बोल दिया कि फंडामेंटल राइट अब आपके पास उपलब्ध नहीं रहेंगे, मतलब जो भी फंडामेंटल राइट आपको दिए गए वो आपके पास उपलब्ध नहीं रहेंगे इमरजेंसी के टाइम पे। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इतनी बातों को इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है कि किस अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट उपलब्ध नहीं रहते हैं,
तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उपलब्ध नहीं रहते हैं, अलग अलग उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, 38 हो गए, 42 हो गए, 44 हो गए, या कि इनमें से कोई नहीं, तो उनमें से कौन रहेगा? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और साथ में आपातकाल की घोषणा वाला, बिकॉज ऑफ यहीं से आप लिंक कर लोगे, जब इमरजेंसी लगती है वहां से आप इसको लिंक कर लोगे। इसके बाद जो आपका आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, वो किसके बारे में बात करता है? इसको जो दूसरा आता है कि अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किस तरीके का संविधान संशोधन था, तो ये भी किस तरीके का था? विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन था, बिकॉज ऑफ ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? अधिकांश जो बात कर रहा है फंडामेंटल राइट के बारे में ही बात कर रहा है, उसी से संबंधित बातें हो रही हैं। तो देखिए, लघु संविधान, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा गया, इसलिए इसे क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। अब देखिए प्रस्तावना, अब जो एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रियम्बल में कौन कौन शब्दों को जोड़ा गया था? तो प्रियम्बल में कौन कौन शब्दों को जोड़ा गया था? जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा इससे पहले होता था कि जो कैबिनेट की सलाह होती थी राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती थी, लेकिन अब यह बोला गया जो भी कैबिनेट बोलेगी, जो भी मंत्रिपरिषद बोलेगी, वो सलाह किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी रहेगी, बाइंडिंग रहेगी। वहीं अब ये जो 42वां संविधान संशोधन, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, मौलिक कर्तव्य को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मौलिक कर्तव्य में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फिर बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, तो 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 का मौलिक कर्तव्य को इंक्लूड किया गया, किसमें? यह आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके साथ बोला गया संवैधानिक संशोधन जो है अब वो न्यायिक समीक्षा से परे है, मतलब अगर संसद कोई संवैधानिक संशोधन करती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है कि या कि इस संवैधानिक संशोधन से लोक कल्याण का हित नहीं हो रहा है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या कि हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा अब चूंकि इमरजेंसी का टाइम ही चल रहा था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया। तो आपको याद रखना है 1942 के, ये आपको 42वां संविधान संशोधन है, वहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 5 साल का था उसको 6 साल के लिए कर दिया गया था। इसके अलावा 3 नए डीपीएसपी को भी जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये अलग अलग डीपीएसपी जोड़े गए? तो जैसे आर्टिकल 39A, तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है? आर्टिकल 39A बोलता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी व्यक्ति को क्या मिलेगा? समान न्याय मिलेगा। और निःशुल्क मतलब आपको न्याय प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, निःशुल्क है, ठीक, फ्री एंड कंपलसरी, आपको जो भी है उपचार प्राप्त होगा। एंड वहीं आर्टिकल 43A बोलता है सहभागी प्रबंधन के बारे में बात करता है कि कोऑपरेटिव की सहभागी प्रबंधन जो कर्मचारियों के लिए एक तरीके से था, यानी ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ गया था। और आर्टिकल 48A जो बोलता था, ये बोलता था पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट से संबंधित है। तो इस तरीके से 3 नए डीपीएसपी को भी क्या किया गया था? जोड़ा गया था आपके 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। वहीं राज्य सूची के 5 विषय, जो 5 विषय जैसे मान लो वन वाला मैटर था, वन हो गया, शिक्षा वाला क्षेत्र हो गया, या कि नापतौल वाला क्षेत्र हो गया, तो ये जो क्षेत्र थे इनको ये पहले राज्य सूची में शामिल थे, तो इन सबको राज्य सूची से उठा करके किस में डाल दिया गया था? संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ताकि संवर्ती सूची में वहां पे केंद्र भी क्या कर सके? उससे संबंधित कानून बना सके, इसलिए उसे संवर्ती सूची में डाला गया था। वहीं कोरम की आवश्यकता, अब कोरम मतलब क्या होता है? कोरम मतलब ये होता है गणपूर्ति, मतलब अगर एक संसद को चलना है तो कुछ तो लोग चाहिए होंगे, तो ये बोला गया था कि कोरम मतलब कि जितने भी संसद के सदस्य हैं उसका 1/10 यानी 1/10 भाग तो क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए, तभी संसद की कार्रवाई चल सकती है। तो इसमें बोला गया था कि कोरम की आवश्यकता नहीं, मतलब वो 1/10 जनसंख्या, वो 1/10 व्यक्ति या कि संसद के सदस्य होना भी अनिवार्य नहीं है,
मतलब कि अगर संसद में कोई भी सदस्य नहीं है तो उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, संसद की कार्यवाही हो सकती है। तो वही क्वेश्चन एक। फिर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना, मतलब जो राष्ट्रपति शासन था उसको हर एक बार क्या है, एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इस तरीके की 42वां संविधान संशोधन है, इतनी बातों को इंक्लूड किया गया। मतलब लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत सारी बातों को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन हमारे था। अब देखिए, जैसे 42वां संविधान संशोधन आएगा तो फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, फिर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हुई। जैसे सरकार चेंज हुई तो फिर उसके बाद जब दूसरी सरकार आएगी तो वो बहुत सारे जो संवैधानिक संशोधन है उसे समाप्त कर देगी। तो यही चीज़ें आपको 44वां संविधान संशोधन में आपको देखने को मिलता है। जैसे इसमें बोला गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को फिर से 5 साल के लिए कर दिया गया। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को फिर से 5 साल के लिए कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। और किस में बढ़ाया गया था? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया था। यहाँ पे फिर इस चीज को लेकर के आया कि भाई कोरम तो चाहिए, यानी गणपूर्ति, यानी संसद के सदस्य कुछ तो चाहिए, तभी संसद की कार्रवाई को आप आगे बढ़ा सकते हो। फिर जैसे बोला गया संसद और राज्य विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित मतलब ऐसा नहीं कि संसद जो है ना, कोई काम ऐसे नहीं कि लुके छुपे कर रही है, मतलब जो भी वहां पे हो रहा है उसको प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए। तो अगर पहले ऐसा रहता रहा कि संसद की कोई भी कार्रवाई होती रही अगर न्यूज़पेपर में आ जाए तो उसे भी ये बोला जा रहा है कि भाई संसद के सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये बोला गया नहीं, कोई भी जो कार्रवाई उसे क्या किया जा सकता है, उसे न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जा सकता है। यह व्यक्तियों का अधिकार है कि क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में उन्हें जानकारी हो। इसके अलावा जो अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है या कि जो गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, तो उसको बोला गया कि वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रहेगा। मतलब इससे पहले क्या बोला गया था कि न्यायिक समीक्षा से क्या है, वो परे है, लेकिन इस बार क्या बोल दिया गया कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत वो रहेगा। वही उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। देखिए, जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में एक शब्द थोड़ा सा बड़ा विवादित था। एक था आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति का मतलब बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकता है कि भाई अगर किसी पार्टी को कहीं से दिक्कत हो रही है तो वो भी आंतरिक अशांति हो सकती है। तो इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त कर दिया गया, और आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन से शब्द को लेकर के आया गया था? सशस्त्र संघर्ष, यानी शस्त्रों के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट करना, तो उस शब्द को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आंतरिक अशांति शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया, और इसके अलावा जो सशस्त्र संघर्ष है उसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय आपातकाल है जो लगाया जा सकता है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। वहीं जैसे संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो पहले एक तरीके से आपका मूल अधिकार था, उसे समाप्त करके बल्कि उसे एक कानूनी अधिकार बना दिए गए, और भाग 12 के आर्टिकल 300A में उसको इंक्लूड कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति के अगर संपत्ति के अधिकार का हनन होता है, देन वो सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ वो क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, लेकिन वो हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास क्या अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ साथ दूसरे भी अधिकार होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के दूसरे अधिकार हनन हो रहा है, कानूनी अधिकार का भी अगर वायलेशन हो रहा है, तो व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, किसी व्यक्ति का अगर राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वो हाई कोर्ट में अभी भी पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको संरक्षण दिया गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हम यही देखे थे कि क्या हो रहा था, किसी व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा था। तो आर्टिकल 20 जिसकी बात कर रहा था अपराधों से संबंधित बात थी, और आर्टिकल 21 किसकी बात कर रहा था, राइट टू लाइफ की बात कर रहा था कि भाई प्राण यानी जीवन जीने का अधिकार है, एंड लिबर्टी का अधिकार है कि जीवन जीना है एंड देन बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा के साथ जीना है। तो ये चीज़ों का क्या किया जा रहा था, इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेट किया जा रहा था। तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोला गया कि भैया अगर इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने के बावजूद भी आर्टिकल 20 और 21 क्या रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे, बल्कि इसका उपचार उपलब्ध रहेगा। तो इन चीज़ों को क्या किया गया था, 44वां संविधान संशोधन में इंक्लूड किया। तो वो पूरी बात है कि 42वां संविधान संशोधन में जितनी सारी चीज़ें थी उन्हीं सब का जस्ट अपोजिट था। तो जो 42वां संविधान संशोधन में किया गया उसी का जस्ट आप अपोजिट 44वां संविधान संशोधन में देखेंगे। फिर इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989।
अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले जो वोट डालने का अधिकार था, जो वोट डालने का अधिकार था 21 साल था, कि भाई 21 साल की आपकी एज होगी देन आप वोट डाल सकते हो, राइट टू वोट का अधिकार था, लेकिन इसे कम किया गया। इसे बोला गया 61वां संविधान की मतदान की आयु कितनी होगी, 18 साल। मतलब अब आपके पास राइट टू वोट का अधिकार कितना है, 18 ईयर। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस सीमा को कम किया गया। अब देखो यहीं से कॉमन क्वेश्चन बन जाता है इलेक्शन कमीशन का, बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन में पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, केवल एक थी। बिकॉज ऑफ क्या थी, एज कितनी थी, 21 साल थी। जब 21 साल एज थी तो केवल एक इलेक्शन कमीशन की। फिर जैसे आपने एज कम किया, मतलब और ज़्यादा लोग अब जुड़ेंगे मतदान देने के लिए। अब और ज़्यादा लोग जब मतदान देने के लिए जुड़ेंगे तो फिर आपको सदस्यों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन में 1 से फिर 3 सदस्यों की संख्या कर दी गई। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये 1989 के टाइम पे इलेक्शन कमीशन में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। पहले 1 थे, फिर उसके बाद में 3 हो गए, फिर बाद में फिर संख्या कम की गई, लेकिन समझा गया कि भाई 3 से ही काम चलेगा। तो अब देखा जाता है कि 3 ही सदस्य। तो इस तरीके से 61वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 65वां संविधान संशोधन जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब इससे में जो बोला गया था कि जो एससी है, जो एससी कम्युनिटी है, जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, अब इनके हितों का भी ध्यान रखना है ना भाई। अब इनके हितों के लिए क्या किया जाए, तो इनके हितों के लिए बोला गया कि राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, नेशनल कमीशन का गठन किया जाए, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, दोनों के लिए। तो आर्टिकल 338 यानी 338 किससे संबंधित है, ये संबंधित है नेशनल कमीशन फॉर एससी, और आर्टिकल 338 किससे संबंधित है, ये है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो पहले दोनों को एक में ही रखा गया था, फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो चूंकि ये क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल के तहत ये नेशनल कमीशन फॉर एससी का गठन किया गया था, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, तो आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 के लिए एसटी। तो इस तरीके से, और साथ में आपको ये अमेंडमेंट तो याद ही रखना है कि 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अब इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित। अब पंचायती राज मतलब लोकल गवर्नेंस, यानी स्थानीय स्वशासन, मतलब जो लोकल कम्युनिटी उनको भी क्या देना है, उनको भी गवर्नेंस देना है, वहाँ पे भी काम अच्छे से हो सके। हालांकि इसको लेकर के शुरू में, चूंकि शुरू में ये बात उठी थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इससे बहुत ज़्यादा बड़ा मतभेद था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि भाई गांव में ही सारी चीज़ें, जितना भी अंधविश्वास है, जितनी भी सारी बेवकूफ़ियाँ, वो सब क्या है, गांव में ही है, इसलिए गांव को हमें अधिकार नहीं देना चाहिए। और चूंकि अगर गांव को आप अधिकार दोगे देन क्षेत्रवाद उससे बढ़ेगा, रीजनलिज्म बढ़ेगा। और चूंकि क्षेत्रवाद पहले हमारे लिए एक समस्या थी उस टाइम पे, चूंकि जिस तरीके से विभाजन हुआ था, जिस तरीके से विखंडनकारी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर उसके बाद में इस चीज़ का अनुभव किया गया कि हमें पावर को क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए, हमें विकेंद्रीकृत करना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, पंचायती राज का गठन किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से क्या किया गया, पंचायती राज का गठन किया गया। एक और भाग को इंट्रोड्यूस किया गया, भाग 9 और अनुसूची 11। इसके अलावा विषय भी पूछ लेता है कि भाई पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय पंचायती राज में शामिल किए गए। तो भाग, अनुसूची और पंचायती राज किससे संबंधित आ जाती है, आपका लोकल गवर्नेंस से संबंधित आ जाती है। तो ये हो जाता है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब ये किसके लिए, अर्बन एरिया के लिए। जैसे वो रूरल एरिया के लिए 73rd था, अब ये किसके लिए, अर्बन एरिया के लिए। और इसमें कौन सी, 12वीं अनुसूची, यानी पहले कितनी अनुसूची थी, 8 थी, 8 के बाद कितनी, ये 4, ये चौथी को फिर से हमने इंट्रोड्यूस किया, तो 12वीं अनुसूची। और इसके अलावा एक और भाग है, भाग 9A। तो ये 3 चीज़ों को क्या किया गया। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कितने विषय शामिल है, यानी जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित कितने, 18 विषय उसमें शामिल किए गए, 18 सब्जेक्ट। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फिर इसके अलावा आता है 86वां संविधान संशोधन 2002, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज ऑफ इसमें क्या किया गया था, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी क्या करना, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। कितने एज तक, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो आर्टिकल 21A, जैसे आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ आपको कब मिलेगी, जब आपके पास एजुकेशन। तो इसलिए आर्टिकल 21A में भी किस चीज को इंक्लूड कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन।
तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वें संविधान संशोधन 2003, अब मंत्रिपरिषद को भी सीमित करना था, यानी मंत्रियों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की संख्या ही सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा बोला गया कि जितने भी सदस्य हैं उनका 15% क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद की संख्या होनी चाहिए, लेकिन 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि किस एक्ट, किस अधिनियम के माध्यम से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित किया गया था और कितना किया गया था, 15%, और कितनी कम नहीं होनी चाहिए, 12। तो इस तरीके से 91वें संविधान संशोधन। फिर इसके अलावा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012, 97वें संविधान संशोधन, इसमें इंक्लूड किया गया था सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमिटीज के बारे में, सहकारी समिति के बारे में किया गया था। और साथ में जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 1C को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। जो 19 1C है, जिसमें आपको सभा, संघ या कि सहकारी समिति गठन करने का अधिकार है, उसको इंक्लूड किया गया था 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और एक और नए भाग को ऐड किया गया था, भाग 9B, यानी भाग 9 कौन सा था, भाग 9 था पंचायती राज से संबंधित, भाग 9A कौन था, नगर पालिका से संबंधित, और 9B किससे संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको भी आप थोड़ा देखिए। एंड देन इसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो एक तरीके से और एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे NJAC का गठन किया गया था, जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया था। अब चूंकि इससे पहले कॉलेजियम सिस्टम था, और कॉलेजियम सिस्टम ये होता है ना कि भाई वो जज मिल करके ही क्या कर लेते हैं, जज आपस में मिल करके ये बोल देते हैं कि भाई जज आपस में मिलेंगे और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट कर लेंगे जज की। तो इससे ये देखा जाता था कि भाई बहुत ज़्यादा क्या होता था, भाई भतीजावाद, जैसे नेपोटिज्म जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो नेपोटिज्म जैसी चीज़ें बढ़ती थी। तो इसलिए सरकार के द्वारा बोला गया कि भाई ऐसा किया जाए कि NJAC जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी जगह पे क्या लेकर के आया जाए, NJAC लेकर के आया जाए। लेकिन इससे क्या कर दिया गया था, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसे बोला गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है। जो केशवानंद भारती केस था ना, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया था, उस चीज को क्या करता है, ये वायलेट करता है कॉलेजियम सिस्टम। तो इसलिए NJAC को क्या कर दिया गया था, एक तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि NJAC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो 1999 संविधान संशोधन आपका 2014 के माध्यम से NJAC को लाया गया था। लेकिन इसे समाप्त किस लिए कर दिया गया, बिकॉज ऑफ ये असंवैधानिक था केशवानंद भारती केस के हिसाब से, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीजें हमने देख ली, यानी मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे वो सब हम देख ली। अब इसके बाद जो आएगा वो आता है पारंपरिक, यानी हमने इंपॉर्टेंट देख लिया, अब इसके बाद पारंपरिक वाला देख लेते हैं। जो पारंपरिक संवैधानिक संशोधन, उसमें जैसे 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चौथा संविधान संशोधन, वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 31A, मतलब आर्टिकल 31 फर्स्ट, यानी ये राइट टू प्रॉपर्टी से ही संबंधित है। यानी राइट टू प्रॉपर्टी में क्या है, जो कानून से संबंधित बातें थी ना, कि वो जो संपत्ति है उसका अधिग्रहण किसके माध्यम से किया जाए, कानून के माध्यम से किया जाएगा, उसी चीज को चौथे संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। इसके अलावा ये बोला गया कि व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ये वही टाइम है जब SBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, SBI का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1955 में, 1955 में। तो जो बहुत सारे जो व्यापार थे, बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, तो उनको क्या कर दिया जा रहा था, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जा रहा था। ऐसा किया जा रहा था बिकॉज ऑफ वो, जैसे बैंक भी जो थी वो किसके लिए काम कर रही थी, वो एक तरीके से अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी। अब वो प्रॉफिट मतलब कि वो बड़े बड़े व्यापारियों को तो देते थे लोन, लेकिन किसानों को नहीं देते थे। अब किसानों को लोन नहीं देते थे तो इससे फिर किसानों की तो कंडीशन खराब ही हो गई, तो इसलिए बोल दिया गया उसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो ऐसे चौथा संविधान संशोधन हो गए। फिर इसके बाद 10वां संविधान संशोधन। अब 10वें संविधान संशोधन, अब जो अलग अलग एरिया है, जैसे दादर एंड नागर हवेली, जो आज के टाइम पे हमारी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो दादर एंड नागर हवेली को क्या किया था, पहले वहां पे किसका शासन था, पुर्तगाल का शासन था, पोर्तुगीज का शासन था। तो उसको क्या किया गया था, 1961 में हमने एक यूनियन टेरिटरी बनाया, अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया।
तो उसको लेकर के 10वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से दादर एंड नागर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया था? कौन से? 10वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1961 किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। इसमें बोला गया है कि पहले क्या होती थी, संयुक्त बैठक लग जाती थी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के क्या कर दिया जाएगा, संयुक्त बैठक होगी, और संयुक्त बैठक के आधार पर जो भी वहाँ पे जिसको भी यानी वोट ज़्यादा मिलेंगे वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन इसके बाद बोला गया कि नहीं, ये प्रक्रिया को हमें समाप्त करना है और इसके जगह पे क्या कर देना है, एक निर्वाचक मंडल बना देना है। और वो निर्वाचन मंडल में क्या रहेंगे, उनमें कुछ सदस्य रहेंगे और वो सदस्य मिलकर के डिसाइड करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो इस तरीके जैसे लोकसभा और राज्यसभा के कौन, जो एक तरीके से निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, मिलकर के आपस में सहमति से उपराष्ट्रपति का चयन कर लेते हैं। इसके अलावा 12वां संविधान संशोधन 1962। अब देखिए 12वां संविधान संशोधन में भी क्या किया गया, जो गोवा है, दमन व दीव है, उनको क्या कर लिया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ऑफ चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये गोवा है, ये दमन और दीव जो है, उसे क्या किया गया था, 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से किसमें शामिल किया गया था, भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और गोवा को 1987 में स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी बाद में फिर क्या हो गए थे, स्वतंत्र राज्य बन गया था। पहले तो किसमें था, पहले यूनियन टेरिटरी था। फिर 13वां संविधान संशोधन 1962, इसमें नागालैंड। अब देखो नागाओं का विद्रोह तो हमेशा बना ही रहा है, मतलब जो असम का जो एरिया था, हिंसांग वाला रीजन, वहाँ पे नागा पहाड़ियाँ थी और नागा पहाड़ी में क्या थे, वहाँ पे जो नागास थे वो विरोध कर रहे थे। वो उनका ये कहना था कि भाई उन्हें क्या करना है, अलग देश की वो मांग करते थे। तो अलग देश तो हम नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ आज के टाइम पे भी नागाओं का क्या विद्रोह चल रहा है, ग्रेट नागालिम के लिए, कि भाई भारत का जो नागा वाला एरिया है और साथ में जो म्यांमार का नागा वाला एरिया है, वो दोनों को इंक्लूड करके क्या बना दिया जाए, एक ग्रेट नागालिम नाम का एरिया बना, एक देश बना दिया जाए। भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम दूसरे देश के भी एरिया को कैप्चर कर लें, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको ये देखने को मिलता है कि 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से असम जो था, असम में जो नागा पहाड़ी थे उनको अलग करके क्या कर दिया गया था, एक नागालैंड नाम का एक अलग जो है एक राज्य का गठन कर दिया गया था। यानी उनके लिए जो अलग राज्य की जो मांग कर रहे थे उनकी तो महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, लेकिन जो अलग देश की बात कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो 13वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 14वां संविधान संशोधन 1962, जैसे जो पुदुचेरी है, पहले इसका नाम पांडिचेरी था, तो पुदुचेरी जो है उसे भी क्या किया गया था, भारतीय संघ में शामिल किया गया था 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भूमि का अधिग्रहण, मतलब जो लैंड है उसे लैंड को क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, तो इससे संबंधित था 17वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य में डिवाइड करना, इससे संबंधित है। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया गया, अभी वर्तमान में कितना, प्रेजेंट में कितनी, 22 भाषाएं हैं। तो जो 15वीं भाषा है वो कौन थी, सिंधी भाषा थी, और उसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, उसे ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971, प्रिवी पर्स की समाप्ति। प्रिवी पर्स मतलब पहले मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद हुआ था तो एक तरीके से जो रियासतें थी, रियासतों को कुछ एक्स्ट्रा दिया गया था, मतलब उनके लिए एक पर्स रखा गया था कि उतना इनको साल भर में पैसे इतने मिलते रहेंगे। तो अब ये हुआ कि जब समाजवाद का निर्माण करना है और बिकॉज ऑफ हमारा देश इतना गरीब है और इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है नहीं, तो प्रिवी पर्स की क्या आवश्यकता है, तो इसको लेकर के 26वें संविधान संशोधन में बोला गया कि भाई जो रियासत के राजा हैं, राजाओं को जो कुछ एक्स्ट्रा मनी दी जा रही है पर्स के रूप में, उनको भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ सारे इक्वल हैं, तो भाई किसी को क्यों एक्स्ट्रा इनकम दी जाए, तो 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त किया। इसके अलावा 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, लोकसभा में जो सीट है, सीट को बढ़ाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया था, तो 525 से 545 कर दिया गया था। 525 थी, उससे 545 सीटों को कर दिया गया था। किसमें किया गया था, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा।
इसके अलावा जैसे 35वां संविधान संशोधन 1975, ये भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है बिकॉज ऑफ सिक्किम राज्य। अब इसमें सिक्किम राज्य में ना एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A, जो बात करता था एसोसिएटेड स्टेट की बात करता था, मतलब सह राज्य की बात करता था। अब देखिए, जो सिक्किम राज्य था वहाँ का जो चोंग्याल, जो एक शासक था, चोंग्याल शासक के साथ हमारे रिश्ते ठीक थे। मतलब ऐसा था कि पहले हम क्या करते थे, जो सिक्किम था, सिक्किम का जो विदेशी मामला था वो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, और संचार का मामला हो गया, और एक तरीके से हथियार वाला मामला हो गया। तो ये सारे मामले जो थे वो एक तरीके से हमारे पास थे। तो 35वां संविधान संशोधन जो था आर्टिकल 2A में इन तीनों मामलों को भारत सरकार ने अपने अंतर्गत लिया और बोला कि बाकी सारी चीज़ें क्या है आपके पास रहेंगी। तो एक तरीके से एक नया आर्टिकल लाया 2A, और एक नई अनुसूची को भी ऐड किया गया, अनुसूची 10। तो क्वेश्चन ये आपका बनेगा कि अनुसूची 10 किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूची 10 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर उसको 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त भी कर दिया गया, बिकॉज ऑफ जब एसोसिएटेड स्टेट ही नहीं रहा तो उसमें अनुसूची को क्या किया जाएगा। लेकिन 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जब दल बदल कानून को लाया गया, जब एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के आया गया, तब उसके बाद अनुसूची 10 को फिर से जोड़ा गया। तो अनुसूची 10 पहले जुड़ी थी सिक्किम राज्य को लेकर के, लेकिन उसको 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड स्टेट नहीं रहा। बाद में ये बोला गया, जनमत संग्रह हुआ और सिक्किम के लोग बोले कि भाई हम सबको क्या रहना, भारत देश में ही रहना। ये कुछ अलग अलग मामले बन नहीं चलेंगे, विदेशी मामले हो गए, संचार का मामला हो गया, या कि हथियार के मामले हो गए, केवल इतनी चीज़ें नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि पूरी तरीके से हम भारत क्षेत्र में शामिल हो जाएं, राजा का शासन नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया गया था, 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और आर्टिकल जो 2A ऐड किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया, और जो 10वीं अनुसूची थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से 36वां संविधान संशोधन, 35वां और 36वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 39वां संविधान संशोधन 1975, अब ये भी किसके बारे में बात करता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावी विवाद। अब चूंकि उस टाइम पे चुनावी विवाद हुआ था, मतलब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ चुनावी विवाद ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी की जो प्रधानमंत्री थी उनमें ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा था कि बिकॉज ऑफ वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चुनाव में कुछ एक्स्ट्रा ही उन्होंने एफर्ट डाल दिया था। मतलब उनका ऐसा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ स्टेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा था उस टाइम पे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया तो उसको लेकर के फिर एक नया संविधान संशोधन कर दिया गया। उसमें बोला गया कि भाई जो प्रधानमंत्री से संबंधित जो चुनावी विवाद है और साथ में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो चुनावी विवाद है वो क्या किया जाएगा, वो संविधान संशोधन हम अगर कर देते तो वो क्या है, न्यायिक समीक्षा के परे रहेगा। मतलब जुडिशरी उसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को अपने उसमें नहीं ले सकता कि भैया चुनावी विवाद हो रहा है। तो इस चीज़ को 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर इसके बाद जैसे आता है 50वां संविधान संशोधन 1984। तो 1984 यानी ये 50वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आर्टिकल 33 से संबंधित। अब आर्टिकल 33 किसके बारे में बात करता है, तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा आर्टिकल 33 किससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 33 में जो राइट्स दिए गए उसको प्रतिबंधित किया गया संसद के द्वारा। तो देखो आर्टिकल 33 में ना जैसे पुलिस बल हो गए, सैन्य बल हो गए, कोई खुफिया विभाग हो गए, इनके पास भी कुछ मूल अधिकार तो रहते हैं, फंडामेंटल राइट रहते हैं। लेकिन संसद बोली कि भैया इनके फंडामेंटल राइट को हम क्या कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं कि प्रतिबंधित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। बिकॉज अब जैसे कोई खुफिया विभाग में काम कर रहा है तो आप उनको पूरे फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते ना, या कि कोई पुलिस में काम कर रहा है, मतलब अलग अलग सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, उनके अधिकारों को आप थोड़ा सा वायलेट भी करोगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 33 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा 50वां संविधान संशोधन, तो आर्टिकल 33 से भी संबंधित हो जाएगा और 50वें से। इसके अलावा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली को क्या कर दिया गया, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में दिल्ली का नाम को चेंज किया गया। दिल्ली को क्या बोला गया, एनसीआर रीजन, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। और साथ में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया। दिल्ली में विधानसभा का गठन और उसमें सदस्यों की संख्या 70 रख दी गई कि जो विधानसभा में जो सदस्य रहेंगे
जो विधायक रहेंगे वो 70 रहेंगे, और उसमें बोला गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 7 रहेगी। जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या है वो 10%, मतलब बाकी जगह क्या है 15%। लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितनी है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, 15%, लेकिन दिल्ली में कितनी है, 10%। तो यहां से भी थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है कि 15% और 10%, और किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। इसके बाद आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित, एक ही क्वेश्चन। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है कि हमारे देश की कौन कौन सी औपचारिक भाषाएं हैं। तो जैसे मैंने बात किया कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद सिंधी को ऐड किया गया था, फिर उसके बाद जो है आपके 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये 3 भाषाओं को भी ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके अलावा 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 76वां संविधान संशोधन, इसमें ओबीसी हो गए, एससी हो गए और एसटी। ओबीसी इट मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, है ना, उन सबको क्या कर दिया गया, आरक्षण दिया गया। मतलब इसकी शुरुआत तो कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब जब मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, और उसमें यह बोला गया था बिकॉज ऑफ पिछड़ा वर्ग की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या 52% जनसंख्या थी, 52% जनसंख्या, और उनके पास उतने ज़्यादा अधिकार नहीं। तो ये बोला गया बिकॉज ऑफ 52% जनसंख्या है तो इनको 27% तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो 27% आरक्षण की बात किसके द्वारा की गई थी, मंडल कमीशन के द्वारा की गई थी। और फिर उसी चीज़ को क्या किया कर दिया गया था सरकार के द्वारा, उस जो एक तरीके से सलाह थी, जो एडवाइस थी, उसको मान लिया गया था। और फिर उसके बाद 76वां संविधान संशोधन में ओबीसी को भी क्या कर दिया गया था, आरक्षण दे दिया गया। एससी एसटी को तो पहले से आरक्षण था, लेकिन ओबीसी को आरक्षण कब दे दिया गया, आपको 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी जो है उसे आरक्षण दिया गया, ठीक। और मंडल कमीशन आपको याद रखना है, और कितना परसेंट हुआ था, 27% एक तरीके से रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। अब इसके बाद आता है 77वां संविधान संशोधन 1995। इसमें ये बोला गया प्रमोशन। अब देखो, नौकरी तो ठीक है, आपको नौकरी मिल गई, लेकिन अब आपका प्रमोशन कैसे होगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे एससी एसटी का क्या है कि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम है, मतलब वहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल कम है, यानी ऊपर वाले पोस्टों में है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ उनके साथ इस तरीके से सामाजिक चैलेंजेस आते हैं, इस तरीके की चैलेंजेस है जिसके आधार पर वो उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया कि ठीक है भाई, नौकरी में तो आरक्षण है, लेकिन पदोन्नति में भी शुरुआती स्तर पर, है ना, ये बोला गया कि शुरुआती स्तर पर क्या कर दिया जाएगा, एससी एसटी को पदोन्नति, यानी वो नौकरी हो जाएगी, उसमें प्रमोशन में भी क्या कर दिया जाएगा, आरक्षण दे दिया जाएगा। तो 77वां संविधान संशोधन इसके बारे में बात करता है। तो इस तरीके से जो हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद जो करंट आधारित जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है करंट बेस्ड, उसको भी हम ले लेते हैं कि जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन। अब ये 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर के विवाद है। अब देखो, जैसे बांग्लादेश आज़ाद तो हो गया, लेकिन बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो सीमा तो थोड़ा डिस्टर्ब थी, कुछ इनक्लेव्स जो थे, कुछ विदेशी जो क्षेत्र थे, हमारे पास उनके थे और उनके पास हमारे थे, और ये वाला विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। 1974 के लैंड जो एग्रीमेंट हुआ था वहीं से शुरुआत हो गई थी कि एक लैंड एग्रीमेंट साइन किया गया था 1974 में दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, लेकिन 2011 में फिर एक बार प्रोटोकॉल साइन किया गया, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ऑफ चूँकि हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन भी था, उसके साथ भी हमें सहमति करनी थी, लेकिन फिर उसके बाद में उसके साथ सहमति हुई, और जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद था बहुत लंबे सालों से, तो उस सीमा विवाद को हमने समाप्त कर दिया। और जो इनक्लेव्स थे, इनक्लेव्स का क्या कर दिया गया, आपस में हस्तांतरण, आपस में क्या कर दिया गया, दोनों ने बांट लिया। जो यानी भारत के जो इनक्लेव्स थे बांग्लादेश में, वो भारत को मिल गए, और जो बांग्लादेश के भारत में थे वो भारत को मिल गए। तो इस तरीके से 100वां संविधान संशोधन इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले क्या हो रहा था, जो इनडायरेक्ट टैक्स था, अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे कि कोई भी वस्तु बन रही है उसके मैन्युफैक्चर में लगती थी,
कोई भी अगर रॉ मटेरियल खरीदा गया तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था, फिर सेल्स टैक्स देना पड़ता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो इन सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया, साथ में इंक्लूड कर दिया गया और बोला गया कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से जीएसटी, जिसके माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर जो है टैक्स को इंक्लूड किया गया। तो किस कमेटी के द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो केलकर समिति जो है, केलकर कमेटी है, केलकर कमेटी के माध्यम से जीएसटी को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन, 101। और कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 279A 279A जो था आपका जीएसटी से संबंधित। और किस संवैधानिक संशोधन है, 101वां संवैधानिक संशोधन। फिर इसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन। अब जैसे मैं बोला कि पिछड़ा वर्ग, अब पिछड़ा वर्गों के भी तो हित है ना। अब चलिए, इससे पहले पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन नहीं किया गया था, उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। मतलब ओबीसी के लिए क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया गया। ओबीसी के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई गई, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा आयोग नहीं था, कोई ऐसा कमीशन नहीं था जो केवल उन्हीं के हितों के बारे में बात करे। तो चूंकि उनके भी हित बिल्कुल एससी और एसटी से डिफरेंट थे, तो एक तरीके से ये बोला गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 338B के माध्यम से। तो आर्टिकल पूछा जा सकता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जा सकता है, और क्यों किया गया इसके लिए भी पूछा जा सकता है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो पहले आर्टिकल 33(8) ही था, 338 में ही दोनों थे, तो भाई उनको क्यों अलग किया गया। बिकॉज अब ये बोला गया कि दोनों की क्या है, समस्याएं अलग है। मतलब अनुसूचित जाति की समस्याएं अलग है, अनुसूचित जनजाति की समस्याएं अलग है। अनुसूचित जाति जो एक तरीके से सामाजिक रूप से क्या है, एक तरीके से पिछड़ी हुई है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति बिकॉज ऑफ वो फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, ट्राइब है, अभी तो एक तरीके से वो समाज में उनका बहुत ज़्यादा मिलन ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा वो जुड़े ही नहीं है, कल्चर को वो नहीं जानते, उनके अपना कल्चर है। तो इस तरीके से एससी और एसटी को भी अलग किया गया। तो ये आपका हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। अब 103वां संविधान संशोधन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। अब देखिए, मतलब एससी को आपने रिजर्वेशन दे दिया, एसटी को आपने रिजर्वेशन दे दिया, ओबीसी को आपने रिजर्वेशन दे दिया। हालांकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था मोरारजी देसाई के टाइम पे, उन्हीं के टाइम पे अनुशंसा ये की गई थी कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्या कर दिया जाए, 10% आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे सरकार ने इस चीज़ को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना था और इसको असंवैधानिक कर दिया था। मतलब 27% वाला मान लिया था, 10% वाला नहीं माना था। बिकॉज ऑफ ये बोला कि नहीं, इकोनॉमिक आधार पर, आर्थिक आधार पर हम अभी आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन फिर अब क्या किया गया, जो आपका 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी नहीं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से और जो सामान्य हैं, उनको 10% का आरक्षण। ठीक, तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 103वां संविधान संशोधन के माध्यम। फिर 104वां संविधान संशोधन, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें यह बोला गया कि जो एससी और एसटी में, सॉरी, जो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में क्या कर दिया गया, एससी के लिए और एसटी के लिए कुछ सीटें क्या कर दी गई हैं, आरक्षित की गई। तो भाई वो आरक्षण क्या है, वो खत्म हो जाता है 2026 में, तो उसको क्या कर दिया, उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया, उसकी समय सीमा को 10 साल के लिए और बढ़ा दिए गए, 2036 तक कर दिया है। तो एक प्रावधान जो है कि आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाना जो है 104 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और दूसरा प्रावधान यहीं पे पहले आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन के लिए भी सीट क्या कर दी गई थी, कुछ आरक्षित करके रखी गई थी। जैसे लोकसभा में 2 सीट आरक्षित करके रखी गई थी और राज्य विधानसभा में 1 सीट को आरक्षित करके रखा गया था। लेकिन ये बोला गया 104 संविधान संशोधन के माध्यम से कि नहीं भाई, अब इनके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं, मतलब इनका समाज में इंक्लूजन हो चुका है, अब ये समाज में पूरी तरीके से मिल चुके हैं, अब इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं। ठीक, तो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है उसमें जो 2 और 1 सीट का जो अनुपात था, तो उस चीज को क्या कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया एंग्लो इंडियन वाले। तो इस तरीके से आपका 104वां संविधान संशोधन। फिर 105वां संविधान संशोधन। फिर अब 105वां संविधान संशोधन क्या है, अब देखिए, जैसे पहले क्या था ना, केंद्र सरकार जो रहता रहा, जो संघ सरकार रहती रही, वो डिसाइड करती थी कि कौन सी जो जाति उसे ओबीसी की लिस्ट में शामिल करना है। अब देखिए,
अब एक स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश स्टेट है, अब मध्य प्रदेश स्टेट में कौन सी जाति ओबीसी में शामिल होगी और कौन सी जाति ओबीसी में शामिल नहीं होगी, ये किसको डिसाइड करना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए स्टेट को, बिकॉज ऑफ स्टेट का मामला है। लेकिन इसको पहले कौन डिसाइड करती थी इसको पहले डिसाइड करती थी केंद्र सरकार। लेकिन ये बोला गया 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से कि भाई अब राज्यों को भी अधिकार रहेगा, राज्यों को अधिकार क्या रहेगा कि वो ओबीसी की लिस्ट को क्या कर सकते, वो जारी कर सकती और वहां पे सब कैटेगराइज भी कर सकते, यानी उनको और कैटेगराइज भी किया जा सकता है राज्यों के द्वारा। और किसके द्वारा इसको किया गया था, वीरेंद्र कुमार के द्वारा, ये सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा, वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया था एंड देन इस प्रस्ताव को अब मान लिया गया। मतलब अब राज्यों के पास भी अधिकार है कि वो ओबीसी की लिस्ट को जारी कर सकते हैं केंद्र के साथ साथ। अब इसके बाद आता है 106वां संविधान संशोधन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अभी रिसेंट का ही है, तो ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो जाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण, मतलब ऐसा है कि भाई महिलाओं, जो लोकसभा है और जो राज्य विधानसभा है और जो दिल्ली की विधानसभा है, तो इनमें क्या था ना कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि 1/3 सीटों पर आरक्षण कर दिया गया। कि इससे पहले क्या होता था कि जैसे इससे पहले वाली जो लोकसभा थी उसमें केवल 15% जो थे सदस्य, 15% महिलाएं केवल शामिल थी। तो ये बोला गया कि 15% क्या है, कम है, इससे पहले तो और ज़्यादा कम थी। तो अच्छा रुक गए, 15% जो थी वो 15% को क्या कर दिया गया था, अभी इसको बोला गया कि 1/3 जो है अब रिजर्वेशन कर दिया गया है कि आर्टिकल देखो कुछ आर्टिकल्स को ऐड भी किया गया है। तो ये हो जाएगा कि भाई ये 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस नए आर्टिकल को जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 330A 330A को जोड़ा गया, जिसमें लोकसभा में, जो लोकसभा है, लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। वहीं 330(2) आर्टिकल 332 जो है वो बोल रही कि अब देखो लोकसभा में तो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन लोकसभा में एससी और एसटी को भी तो आरक्षण है। अब जो एससी और एसटी को जो आरक्षण है, अब वहां पे भी तो महिलाओं को आरक्षण देना है। तो एससी और एसटी में भी जो कम्युनिटी है जहां पे आरक्षण दिया गया, वहां पे भी महिलाओं को क्या कर दिया गया, 1/3 आरक्षण दे दिया गया। इसके अलावा 332(3) में, ये 332A में, 332A में जो विधानसभा है, जो राज्य विधानसभा है, वहां पे भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा 332(3) एससी और एसटी कम्युनिटी, जो राज्य विधानसभा में जो एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया, वहां पे भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा 334A कि आरक्षण की समय सीमा, मतलब ये महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो कितने समय सीमा के लिए रहेगा, तो जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है वो 15 वर्ष की समय सीमा के लिए अभी उसको निर्धारित किया गया। इसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा या कि जो भी किया जाएगा वो अलग टाइम रहेगा, लेकिन अभी कितना किया गया है, 15 वर्ष के लिए किया गया है। इसके अलावा 239AA, जो 239AA किसके बारे में बात करता है, दिल्ली विधानसभा के बारे में बात करता है कि जो दिल्ली विधानसभा में वहां पर भी महिलाओं को क्या कर दिया जाएगा, 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से इतने आर्टिकल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अभी नया ही आया। तो ये जो है आपका 330A को नया इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आपका ये 334A नया इंक्लूड हुआ है। इसके अलावा 332A नया इंक्लूड हुआ है। तो 330, 332A और 334A ये नए इंक्लूड हुए, बाकी सब में संशोधन किया गया बिकॉज ऑफ SC ST वाला तो पहले ही था, तो उसमें संशोधन किए गए, बाकी इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। अब इसके बाद जो 107वां संविधान संशोधन, हालांकि ये संविधान संशोधन अभी नहीं हो पाया है, अभी पेंडिंग है, तो ये अमेंडमेंट बिल 2007 में प्रेजेंट किया गया था। जो गोरखा हिल काउंसिल है, मतलब जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है वहाँ पे गोरखा हिल काउंसिल है, तो उनको भी क्या करना है, उनको भी 8वीं, उनको 6ठी अनुसूची में शामिल करना है। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, 6ठी अनुसूची जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये जो 4 राज्य थे, वहाँ पे क्या करना है, उनके प्रशासन के लिए उनको कुछ छूट दी गई थी कि वो अपना ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, मतलब स्वायत्त जिले का गठन कर सकते हैं। तो जो 4 जिले वहाँ थे, उसमें ही अब ये जो 4 जो राज्य थे वहाँ थे शामिल थे, उसी में अब ये गोरखा हिल काउंसिल को भी शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए ये वाला पास हो जाता है, देन उसके बाद ये भी आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने अमेंडमेंट अभी अपन पढ़ लें। तो ये हो जाता है आपका
ये हो जाता है जैसे ट्रेडिशनल जो हमने किया था, और जो इम्पोर्टेंट था, और साथ में जो करंट अफेयर थे, ये तीनों को अपन थोड़ा सा समराइज करके करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेक्चर बड़ा हो गया, बहुत बड़े बड़े हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी, जिसके कारण थोड़ा सा आप देखिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।